जी, गुड आफ्टरनून। तो जैसे मैंने बताया था कि सर्वसत्तावाद या सर्वाधिकारवाद, इंग्लिश में टोटलिटेरियनिज्म, ये जो एक क्वेश्चन है ये आपके सेकेंड यूनिट में है, सॉरी थर्ड यूनिट में है। और वही मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेशन ऑफ सोवरेंटी से क्वेश्चन हर साल बनता है ना। एकदम मैंने कहा एकदम लग लग ख़राब होगा, गड़बड़ होगा तो लॉ एंड मोरालिटी, लॉ एंड स्टेट एंड टोटलिटेरियन स्टेट ऐसा पूछ दे। रेयरली इट हैपन्स, पर आप सोवरेंटी को अच्छे से पढ़ लो। कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड प्लूरलिस्टिक क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी ऑफ सोवरेंटी, इसको मैं एक बार ज़रा ठीक से समझा दूंगा कि कई सारे बच्चों का डाउट है उसमें। एक दूसरा ऐसे टाइप क्वेश्चन है टोटलिटेरियन स्टेट या सर्वसत्तावाद या सर्वाधिकारवाद। मैंने कहा ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है, पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे अपने को। तो सर्वसत्तावाद या सर्वाधिकारवाद या समग्रवादी व्यवस्था उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें शासन अपनी सत्ता की कोई सीमा रेखा नहीं मानता और लोगों के जीवन के सभी पहलुओं को यथासंभव नियंत्रित करने को उद्यत रहता है। आई विल बी ट्राइंग टू ट्रांसलेट ऑल दिस थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो, बट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, ज़रा इसको सुन लो, फिर आप इंग्लिश में भी आ जाऊँगा। आई विल बी ट्राइंग टू फिनिश ऑल द थिंग्स बिफोर टीचर्स डे। ऐसा शासन प्रायः किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग या एक समूह के नियंत्रण में रहता है। समग्रवादी व्यवस्था लक्ष्यों, साधनों एवं नीतियों के दृष्टिकोण से प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत होता है, डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी। यह एक तानाशाह या शक्तिशाली समूह की इच्छाओं एवं संकल्पनाओं पर आधारित होता है। इसमें राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है, अर्थात राजनीतिक शक्ति एक व्यक्ति, समूह या दल के हाथ में होती है। ये आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण नियंत्रण करते हैं और इसमें एक सर्वशक्तिशाली केंद्र से संपूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक विभिन्नता को समाप्त कर दिया जाता है और संपूर्ण समाज को सामान्य संस्कृति के अधीन करने का प्रयत्न किया जाता है। ऐसा प्रयत्न वास्तव में दृष्टिकोणों की विभिन्नता की समाप्ति के लिए किया जाता है और ऐसा करके केंद्र द्वारा दिए जाने वाले आदेशों और आज्ञाओं के पालन में पड़ने वाली रुकावटों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। समग्रवादी व्यवस्था का संबंध एक सर्वशक्तिशाली राज्य से है। इसमें पूर्ण या समग्र को वास्तविक मानकर इसके हितों की पूर्ति के लिए आयोजन किया जाता है। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, कब, कहाँ, कैसे और किनके द्वारा किया जाएगा, कौन लोग इससे लाभान्वित होंगे, इसका निश्चय मात्र एक राजनीतिक दल, समूह या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसमें लाभान्वित होंगे, है ना। इसमें व्यक्तिगत साहस व क्रिया के लिए स्थान नहीं होता। संपूर्ण संपत्ति व उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का अधिकार होता है। ऐसा कुछ अधिनायक तंत्र में भी देखने को मिलता है, साम्यवादी तंत्र को में भी देखने को मिलता है। तो ऐसे कई सारे शासक रहे, जैसे नॉर्थ कोरिया के किम इल सुंग या स्टालिन या हिटलर या मुसोलिनी। हम इन व्यक्तियों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि दे वर द टोटलिटेरियन रूलर, सर्वाधिकारवादी लोग थे। ये सारी चीज़ें इनके हाथ में थी। राजनीतिक व्यवस्था, अब एक पैरा चेंज कर लो, थोड़ा सा टफ है बट आपका कंसेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा और कोशिश करूँगा मैं कुछ पॉइंट्स भी बना दूंगा, बट पहले कंसेप्ट समझ लो। टोटलिटेरियनिज्म मतलब क्या हुआ। राजनीतिक व्यवस्था के एक प्रकार के रूप में सर्वसत्तावाद एक ऐसा पद है जो निरंकुशता, अधिनायकवाद और तानाशाही जैसे पदों का समानार्थक लगता है। यद्यपि समानार्थकता को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रचलित ज्ञान के समाजशास्त्र की निगाह से देखने पर सर्वसत्तावाद विभिन्न तात्पर्यों से संपन्न अभिव्यक्ति की तरह सामने आता है। शुरुआत में इटालवी फासिस्ट सर्वसत्तावाद को अपनी व्यवस्था के सकारात्मक मूल्य की तरह पेश करते थे, पर बाद में इसका अधिकतर इस्तेमाल शीत युद्ध काल राजनीति के दौरान पश्चिमी खेमे के विद्वान द्वारा किया गया।
ताकि उदारवादी लोकतंत्र के खांचे में फिट ना होने वाली व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया जा सके। इन विद्वानों ने सर्वसत्तावाद के जरिए राजनीतिक व्यवस्थाओं के इतिहास का फिर से वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप नाजी जर्मनी, फासीवादी इटली, स्टालिनकालीन सोवियत यूनियन और सैंडिनिस्टा की हुकूमत वाले निकारागुआ को ही सर्वसत्तावादी श्रेणी में नहीं रखा गया, बल्कि प्लेटो द्वारा वर्णित रिपब्लिक, चिन राजवंश, भारत के मौर्य साम्राज्य, डायक्लेटियन के रोमन साम्राज्य, कैल्विन कालीन जेनेवा, जापान के मेजी साम्राज्य और प्राचीन स्पार्टा को भी इसी पलड़े में तौल दिया गया। कठिन है, पर जरा जो मेरी ऑडियो क्लिप को पूरा ध्यान से सुन लेना। मैंने मूलतः बात अपन कर रहे हैं सर्वसत्ता अधिकारवाद में या टोटलिटेरियनिज्म में, जिसमें कि सारी सत्ता एक व्यक्ति समूह के पास रहती है और मनुष्य के ऊपर उस सत्ता का संपूर्ण नियंत्रण रहता है। ठीक है। 20वीं सदी के दूसरे दशक से पहले समाज विज्ञान में इस पद का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता था। 1923 में इटालवी फासीवाद का एक प्रणाली के रूप में वर्णन करने के लिए गियोवानी एमेंडोला ने इसका प्रयोग किया। इसके बाद फासीवाद के प्रमुख सिद्धांतकार गियोवानी जेंटिल ने बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था को टोटलिरिटो की संज्ञा दी। ये एक नए किस्म का राज्य जीवन के हर क्षेत्र को अपने दायरे में लाने के लिए तत्पर था। वह राष्ट्र और उसके लक्ष्यों का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करने का दावा करता था। मुसोलिनी ने टोटलिटेरियनिज्म के एक सकारात्मक मूल्य की तरह उसको व्याख्या किया, उसको एक्सप्लेन किया कि यह व्यवस्था हर चीज़ का राजनीतिकरण करने वाली है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या पार्थिव। मुसोलिनी कौन था? हिटलर मुसोलिनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जर्मनी का और मुसोलिनी इटली का। तो मुसोलिनी से ही बोलते हैं ये कंसेप्ट ऑफ टोटलिटेरियनिज्म निकला, जिसको गियोवानी एमेंडोला ने समझाया। मुसोलिनी कहता था कि हर चीज़ राज्य के दायरे में, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। फासीवादियों द्वारा अपनाए जाने के बावजूद 1933 में प्रकाशित इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के पहले संस्करण में पद नदारद है। एक बड़ी लेखिका है हन्ना एरेंट बड़ी इंपॉर्टेंट लेखिका हैं। इन्होंने जो विश्लेषण किया, सर्वसत्तावाद को राजनीतिक उत्पीड़न के पारंपरिक रूपों से भिन्न बताया। एरेंट के अनुसार 20वीं सदी में विकसित हुई इस राज्य व्यवस्था का इतिहास नाजीवाद से स्टालिनवाद के बीच फैला हुआ है। अब नाजीवाद कौन सा हुआ? हिटलर का। स्टालिनवाद सोवियत संघ की क्रांति, लेनिन के बाद स्टालिन। ठीक है। तो हमने कहा स्टालिन हुआ, हिटलर हुआ, मुसोलिनी हुआ, ये सब सारे ये कंसेप्ट थे किसके? टोटलिटेरियनिज्म के। ये परिघटना विचारधारा और आतंक के माध्यम से न केवल एक राज्य के भीतर बल्कि सारी दुनिया पर संपूर्ण प्रभुत्व कायम करने के सपने से जुड़ी है। विचारधारा से एरेंट का मतलब इतिहास के नियमों का पता लगा लेने की दावेदारियों से था। आतंक के सर्वाधिक भीषण उदाहरण के रूप में उन्होंने नाजी यातना शिविरों का हवाला दिया। उन्होंने समकालीन यूरोपीय अनुभव की व्याख्या करते हुए उन आयामों की शिनाख्त की जिनके कारण सर्वसत्तावाद मुमकिन हो सका। ठीक है। थोड़ा भारी है, समझने का प्रयास करना, और इसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा।